पिछली क्लास में हमने ब्रश पैनल पे बात की थी। उसके अलावा हमने एडिट मेन्यू में मौजूद डिफाइंड ब्रश प्रीसेट के ऑप्शन को देखा था और आज की क्लास में हम ब्रश सेटिंग के पैनल को देखेंगे। इस वक्त इस पैनल के तमाम ऑप्शन हाइड हैं क्योंकि मैंने ब्रश टूल नहीं लिया हुआ। इस वक्त मेरा मूव टूल सिलेक्ट है। मैं जैसे ही ब्रश टूल पे क्लिक करूंगी ये तमाम ऑप्शन मुझे शो हो जाते हैं। यहाँ पे हम जो ऑलरेडी ब्रश मौजूद हैं उनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और चेंज शुदा सेटिंग को नए सिरे से सेव करके एक न्यू ब्रश बना सकते हैं। अगर आपने किसी शेप, इमेज या टेक्स्ट की मदद से ब्रश बनाना है बिल्कुल न्यू, तो आप एडिट मेन्यू में मौजूद डिफाइंड ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन यूज करके ही बना सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा आप ब्रश बना लेते हैं तो उसमें आप बहुत सी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और उन सेटिंग को चेंज करने के बाद आप एक न्यू ब्रश डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ब्रश या ब्रश सेटिंग के पैनल को यूज कर सकते हैं। आई एम मुबीना बारी और अगर मैं ब्रश सेटिंग के पैनल में आऊं तो सबसे पहले हमारे पास ब्रश टिप है, तो हम ब्रश टिप को लेकर यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइज है, इस वक्त मैंने एक सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। अगर मैं इस साइज को ज्यादा करती हूँ तो साइज ज्यादा हो जाता है, साइज कम करूँ तो ये साइज कम हो गया। आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है। आप स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से भी साइज कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ नीचे हार्डनेस है, तो इस वक्त मेरे पास एक सॉफ्ट ब्रश है, लेकिन अगर आप इसकी हार्डनेस ज़्यादा करते हैं तो इसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है। अब आप देखें 100% करने पे ये मुकम्मल हार्ड ब्रश हो गया और यहाँ से मैं हार्ड ब्रश पे स्विच हो गई हूँ। उसके बाद स्पेसिंग है। हम कोई भी ब्रश लें, जब हम वन टाइम क्लिक करते हैं तो वो एक शेप ही हमारे पास आती है और जब हम उसको ड्रैग करते हैं तो वो एक प्रॉपर लाइन की सूरत में ड्रॉ होने लगता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आपको एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है। अगर मैं साइज बड़ा करूँ, अब आप देखें मैं स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से साइज बड़ा कर रही हूँ तो यहाँ पे भी साइज बड़ा हो गया और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक सर्कल मेरे पास आ रहा है। मैं इसके साइज को थोड़ा कम कर देती हूँ और उसके बाद स्पेसिंग है, तो अगर मैं स्पेसिंग ज्यादा करती हूँ तो मेरी शेप के दरमियान स्पेस आने लगती है। जैसे अगर इस वक्त स्पेसिंग कम है और मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक लाइन ड्रॉ हो रही है मेरे पास, लेकिन जैसे ही मैं स्पेसिंग ज्यादा करूंगी तो आप देखें मुझे तमाम सर्कल सेपरेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये 1 बाय 1 सर्कल ही यहाँ पे ड्रॉ होंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लिप है। आप फ्लिप ऑप्शन को यूज करते हुए शेप को फ्लिप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस शेप को लेती हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये शेप कुछ इस तरह से बनकर मेरे सामने आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे इसे एक्स एक्सिस पे फ्लिप करना चाहती हूँ तो मैं फ्लिप एक्स पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें ये शेप इस तरह से ड्रॉ हुई है और यहाँ पे भी ये शेप फ्लिप हो गई है। और अगर मैं इसे वाई एक्सिस पे फ्लिप करूँ और यहाँ पर प्रेस करूँ तो आप देखें ये वाई एक्सिस पे भी फ्लिप हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल है। अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसकी राउंडनेस कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पकड़कर इसको मूव करें तो इसकी राउंडनेस कम हो जाती है और यहाँ पे आपको शो हो जाता है। और अगर आप यहाँ से मूव करें तो इसका एंगल चेंज हो जाता है। और उसके अलावा आप यहाँ लिख कर भी इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। आप देखें मैंने राउंडनेस कम की है। अगर मैं वापस यहाँ पे 100% करती हूँ तो ये 100% हो गई। मैं एंगल को वापस यहाँ पर 0 कर दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शेप डायनामिक है। अगर आप यहाँ पे चेक लगाते हैं तो शेप डायनामिक में अगर ऑलरेडी आपने कुछ सेटिंग की है तो वो तो अप्लाई होगी लेकिन आपको शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे रिलेटेड सेटिंग भी शो हो तो आप इस बॉक्स में चेक लगाने की बजाय यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है आप इस पे क्लिक कर दें तो आपको शेप डायनामिक से रिलेटेड तमाम सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएंगी। मैं ब्रश टिप में आकर ये हार्ड ब्रश ले लेती हूँ। इसके साइज को कम कर दूंगी, इसकी स्पेसिंग को मैं ज्यादा कर देती हूँ और उसके बाद मैं शेप डायनामिक पे आऊंगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास साइज जिटर है। जिटर वर्ड आपको जहाँ पे भी लिखा हुआ शो होगा उसका मतलब रैंडमनेस है। आपकी शेप रैंडमली अप्लाई होकर आएंगी। मैं इन शेप को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ
अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें एक ही साइज में मेरे पास यहाँ पे सर्कल आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा साइज ज्यादा कर लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से साइज जिटर को ज्यादा करूँ तो आप देखें यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, कुछ सर्कल आपको छोटे नजर आ रहे हैं और कुछ सर्कल आपको बड़े नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें तमाम सर्कल डिफरेंट साइज में मुझे शो होंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे कंट्रोल ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास 5 ऑप्शन है, ऑफ, फेड, पेन प्रेशर, पेन टिल्ट और स्टाइलस व्हील। अगर मैं यहाँ नीचे वाले 3 ऑप्शन की बात करूं तो पेन प्रेशर, पेन टिल्ट और स्टाइलस व्हील का ऑप्शन हमारे पास ग्राफिक टैबलेट में काम करता है। अगर हम माउस की मदद से काम कर रहे हैं तो ये तीनों ऑप्शन हमारे काम नहीं आ रहे होते। उसके बाद अगर मैं फेड पे आती हूँ, मैं यहाँ से साइज जिटर को कम कर देती हूँ और यहाँ से फेड पे आऊंगी। जब मैं फेड पे आती हूँ तो यहाँ पे 25 मुझे लिखा हुआ शो हो जाता है। जब मैं यहाँ से फेड को ऑन रखती हूँ तो 25 तक सर्कल आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर्कल खत्म हो जाते हैं। मैं इसका साइज बड़ा कर लेती हूँ। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर खत्म हो गए। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखें जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ मेरे सर्कल यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिनिमम डायमीटर है। तो मिनिमम डायमीटर को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम साइज जिटर को यूज कर रहे हो। मैं इन शेप को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, साइज जिटर को ज्यादा करूंगी और यहाँ से ऑफ पे क्लिक कर देती हूँ। अगर मैं मिनिमम डायमीटर को कम रखती हूँ तो जो मेरे छोटे सर्कल आएंगे वो छोटे आएंगे। अगर मैं इसको 100% कर देती हूँ तो मेरे छोटे और बड़े सर्कल तमाम एक ही साइज में आएंगे। अब आप देखें अगर मैं मिनिमम डायमीटर 35 रखते हुए यहाँ ड्रॉ करूँ तो मेरे छोटे सर्कल 35% छोटे होंगे। अगर मैं 6% करके ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें मेरे छोटे सर्कल बड़े सर्कल के अकॉर्डिंग 6% छोटे होंगे। और अगर मैं इसको 100% कर देती हूँ तो और उसके बाद ड्रॉ करूँ तो मेरे छोटे और बड़े सर्कल में कोई फर्क नहीं रहता। मैं मिनिमम डायमीटर को कम कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टिल्ट स्केल है। तो टिल्ट स्केल का ऑप्शन वैक्यूम टैबलेट पे काम करता है। उसके बाद एंगल जिटर है। तो एंगल जिटर को बताने के लिए मैं ब्रश टिप पे आकर यहाँ से इसकी राउंडनेस को कम कर दूंगी। राउंडनेस को कम करने के बाद मैं दोबारा शेप डायनेमिक पे आ जाती हूँ और अगर मैं एंगल जिटर को ज्यादा करूँ तो आप देखें मुख्तलिफ शेप मुझे मुख्तलिफ एंगल में शो हो रही हैं। मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे शेप मौजूद है। और अब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देखें मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगी और यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखें मुख्तलिफ शेप मुख्तलिफ स्टाइल में यहाँ पर ड्रॉ हो रही हैं। उसके बाद अगर मैं एंगल जिटर में आती हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शन ज्यादा है। ब्रश सेटिंग में आपको जहाँ पे भी कंट्रोल ऑप्शन शो होगा वहाँ मोस्टली आपको 5 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ऑफ, फेड, पेन प्रेशर, पेन टिल्ट और स्टाइलस व्हील। लेकिन एंगल जिटर में आपके पास 3 ऑप्शन मजीद है, रोटेशन, इनिशियल डायरेक्शन और डायरेक्शन। तो यहाँ से रोटेशन ऑप्शन भी ग्राफिक टैबलेट के साथ ही यूज होता है। और इनिशियल डायरेक्शन अगर हम रखते हैं तो स्टार्ट में जो डायरेक्शन सेट होगी हमारी शेप उसी डायरेक्शन में आएगी। अगर हम डायरेक्शन रखते हैं तो जैसे जैसे हम ड्रॉ करेंगे हमारे ब्रश की मूवमेंट के साथ साथ एंगल चेंज होगा। मैं पहले इस शेप को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन लेती हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये इसके साथ साथ चेंज हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। मैं दोबारा अगर इनिशियल डायरेक्शन सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखें ये इस तरह से शेप मेरे पास आ रही है। और मैं दोबारा यहाँ से डायरेक्शन करके आपको दिखाऊं तो आप देखें जैसे जैसे अगर मैं नीचे को आती हूँ तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उसके बाद राउंडनेस जिटर है तो इससे आपके ऑब्जेक्ट की राउंडनेस रैंडम हो जाती है। मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और राउंडनेस जिटर को ज्यादा करूंगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो मैं यहाँ से स्पेसिंग थोड़ी कम कर देती हूँ और यहाँ पे आकर अब अगर ड्रैग करती हूँ तो आप देखें किसी शेप की राउंडनेस ज्यादा है और किसी शेप की राउंडनेस कम है। उसके बाद नीचे फ्लिप एक्स जिटर और फ्लिप वाई जिटर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रश एक्स एक्सिस पे फ्लिप होते हुए रैंडमनेस शो करे तो आप फ्लिप एक्स जिटर को ऑन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वर्टिकली रैंडमनेस को शो करे तो आप फ्लिप वाई जिटर को ऑन कर सकते हैं। मैं इस शेप को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्रश प्रोजेक्शन है। तो पहले मैं राउंडनेस जिटर को यहाँ से 0 कर देती हूँ। जब हम ब्रश प्रोजेक्शन के ऑप्शन को ऑन करते हैं तो हमारे ब्रश स्ट्रोक थोड़े टिल्ट हो जाते हैं, जिससे ज्यादा नेचुरल और अच्छा इफेक्ट आ रहा होता है। स्पेशली जब हम किसी वॉल या इस तरह की किसी सरफेस पे पेंट कर रहे होते हैं तो नेचुरल स्ट्रोक लगते हैं। अब देखिए मैं ब्रश प्रोजेक्शन को ऑन करूंगी तो मेरा ब्रश थोड़ा टिल्ट हो जाता है। अगर मैं इसको ऑफ करूं तो मेरा ब्रश राउंड हो जाता है। मैं दोबारा आपको करके दिखाऊं तो आप देखिए मेरा ब्रश टिल्ट हो गया। तो अगर आप अपने ब्रश को थोड़ा टिल्ट रख के काम करना चाहते हैं तो आप ब्रश प्रोजेक्शन को ऑन कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। जब आप कोई सेटिंग करते हैं तो जैसे ही आप ब्रश चेंज करते हैं वो सेटिंग खत्म हो जाती है। तो अगर आप उन सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो एज ए न्यू ब्रश आप सेव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वापस ब्रश टिप पे आती हूँ और मैं यहाँ पे आऊंगी तो इससे पहले जो सेटिंग हमने की थी वो खत्म हो गई। मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो इसकी जो ओरिजिनल सेटिंग है वो हमें शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आकर इसके साइज को कम कर दूं, इसकी स्पेसिंग को ज्यादा कर दूं और यहाँ से इसकी हार्डनेस को कम कर दूं, उसके बाद शेप डायनेमिक में आकर मैं इसके साइज जिटर को चेंज कर दूं, इसके एंगल जिटर को चेंज कर दूं, तो अब एक न्यू ब्रश मेरे पास आ जाता है। जैसे ही हम न्यू ब्रश लेते हैं वो सेटिंग खत्म हो जाती है। हम दोबारा से वही ब्रश लेते हैं लेकिन वो सेटिंग नहीं आती। लेकिन अगर हम उन सेटिंग को सेव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये पैनल आ गया। आप इसका नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम माय ब्रश रख देती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। अगर मैं ब्रश पैनल में आके आपको दिखाऊं तो माय ब्रश यहाँ पे सेव हो चुका है और आप इसको यहाँ से लेकर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं इसके साइज को ज्यादा करती हूँ तो अब आप देखें जो सेटिंग हमने की उसी सेटिंग के साथ ये ब्रश मौजूद है। इसे हम जब चाहें यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देती हूँ और वापस ब्रश सेटिंग पे आ जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्कैटर है। जब मैं स्कैटर पे आऊंगी तो इस वक्त ये ब्रश मुझे शो हो रहा है जो हमने शेप डायनामिक में बनाया था। जब यहाँ पे चेक लगा होगा तो ये 2 ऑप्शन एक साथ काम कर रहे होंगे। अब यहाँ से जितने ऑप्शन पे चेक लगा होगा वहां जो सेटिंग आप करेंगे वही सेटिंग आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। लेकिन अगर आप एक ही ऑप्शन की सेटिंग को यूज करना चाहते हैं तो आप पिछले ऑप्शन से चेक हटा दें। अब देखिए मैंने चेक हटाया तो ये यहाँ पे मुझे बिल्कुल स्ट्रेट शो हो रहे हैं। मैं वापस चेक लगाऊंगी तो आप देखें यहाँ पर ये मुझे साइज जिटर के साथ शो हो रहे हैं। मैं इस चेक को हटा देती हूँ। मैं वापस ब्रश टिप पे आ जाती हूँ। ये वाला ब्रश लूंगी और यहाँ से मैं इसकी स्पेसिंग को थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ, साइज थोड़ा सा कम करूंगी। बल्कि स्कैटर के लिए मैं यहाँ से ब्रश चेंज कर लेती हूँ। ये वाला ब्रश ले लेती हूँ और यहाँ से कलर चेंज करके वापस सायान कर लेती हूँ। इसकी स्पेसिंग ज्यादा कर लूंगी और उसके बाद स्कैटर पे आ जाती हूँ। शेप डायनेमिक पे से चेक हटा दूंगी। अब देखें यहाँ पे स्कैटर है। अगर मैं यहाँ से बोथ एक्सिस करूँ तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे स्कैटर हो रहे होते हैं। मैं यहाँ बोथ पे चेक लगाऊंगी और स्कैटर को ज्यादा कर दूंगी। स्कैटर को ज्यादा करने के बाद अब आप देखें जैसे ही मैं इसे यहाँ पर पेंट कर रही हूँ तो ये फैल कर आ रहे हैं। उसके बाद काउंट है तो यहाँ पे काउंट 1 है। अगर आप काउंट ज्यादा करते हैं तो ये ज्यादा तादाद में यहाँ पर आएंगे। मैं डिलीट प्रेस करके इस शेप को डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से काउंट ज्यादा करूँ तो अब आप देखें ये तेजी से स्प्रे होने लगते हैं। और अगर मैं काउंट को कम करती हूँ और दोबारा यहाँ पे स्प्रे करूंगी तो ये कम हो जाएंगे। मैं मजीद काउंट को कम करूँ तो ये मजीद कम हो जाते हैं। और उसके बाद काउंट जिटर है। अगर हम काउंट जिटर को ज्यादा करते हैं तो ये काउंटिंग में कम ज्यादा होकर हमारे पास आ रहे होते हैं। मैं इसको डिलीट करूंगी और यहाँ से काउंट जिटर को ज्यादा कर देती हूँ और उसके बाद अप्लाई करूँ तो आप देखें कहीं पे ये कम और कहीं पे ज्यादा स्प्रे हो रहे हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट टेक्सचर है। तो टेक्सचर को बताने के लिए मैं ब्रश टिप पे आकर यहाँ से सॉफ्ट ब्रश ले लूंगी और यहाँ से स्कैटर को ऑफ कर देती हूँ ताकि ये स्कैटर ना हो। उसके बाद मैं टेक्सचर पे आ जाती हूँ। टेक्सचर पे आने के बाद मैं यहाँ से टेक्सचर सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे ट्री के टेक्सचर्स हैं, हमारे पास ग्रास है, उसके अलावा हमारे पास वाटर है। तो आप इनमें से कोई भी टेक्सचर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला टेक्सचर ले लेती हूँ। अब ये टेक्सचर मेरा सिलेक्ट है
और उसके बाद मैं इसके स्केल को कम ज़्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं स्केल कम ज़्यादा करूँ तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैं ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। और अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आपको ये टेक्सचर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसके स्केल को कम करती हूँ और उसके बाद अप्लाई करूँ तो आपको ये टेक्सचर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ब्राइटनेस है, तो मैं इस टेक्सचर की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ तो आप देखें यहाँ पर आपको वो टेक्सचर नज़र आ रहा है ब्रश का। मैं दोबारा यहाँ से ब्रश टूल लूँगी और यहाँ से कोई और टेक्सचर ले लेती हूँ। मैं ये वाला टेक्सचर लेकर अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये टेक्सचर कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं कोई और टेक्सचर ले लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो वो टेक्सचर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मैं अपने पेज को वापस नॉर्मल कर देती हूँ और डिलीट प्रेस करके इस शेप को डिलीट करूँगी। ब्रश टूल लेकर दोबारा टेक्सचर पे आ जाती हूँ। उसके बाद नीचे कंट्रास्ट है, आप यहाँ से कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर ईच टिप है, तो यहाँ पे डिफरेंट मोड है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डार्कन, ओवरले, कलर डॉज, कलर बर्न। यहाँ से आप कोई भी रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ओवरले रखती हूँ, अब अगर मैं यहाँ से अप्लाई करती हूँ ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं कोई दूसरा लेती हूँ, मैं यहाँ से लीनियर बर्न ले लेती हूँ और उसके बाद अप्लाई करूँ तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से डार्कन लेती हूँ और उसके बाद अप्लाई करूँ तो यहाँ पे टेक्सचर आपको ज़्यादा वाज़िया नज़र आ रहा है। मैं कोई और टेक्सचर ले लेती हूँ। मैं ये वाला टेक्सचर लेकर अगर अप्लाई करूँ तो आप देखें ब्रश के साथ आपको वही टेक्सचर शो हो रहा है। तो यहाँ से डिफरेंट कलर मोड के साथ आपको टेक्सचर डिफरेंट शो होगा। किसी मोड के साथ आपको टेक्सचर ज़्यादा फील नहीं होगा और किसी मोड के साथ आपको टेक्सचर ज़्यादा फील होगा। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा कलर लिया है और कौन सा कलर मोड लिया है। ब्लेंडिंग मोड पे मैं ऑलरेडी क्लास बना चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, और अगर आपने क्लास देखी है तो आप जानते होंगे जब हम ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा काफ़ी हद तक अनसर्टन होता है। वो उन कलर पे डिपेंड करता है जो आप ले रहे होते हैं। और उसके बाद डेप्थ है, तो यहाँ पे डेप्थ 100% है। अगर आप डेप्थ को कम करते हैं और उसके बाद ब्रश को अप्लाई करते हैं आपके टेक्सचर की डेप्थ कम आएगी, लेकिन अगर आप डेप्थ को ज़्यादा करते हैं तो आपके टेक्सचर की डेप्थ ज़्यादा आएगी। मैं डिलीट करके दोबारा आपको दिखा देती हूँ। मैं डेप्थ कम करूँ तो रिज़ल्ट ये आ रहा है। अगर मैं डेप्थ को ज़्यादा करती हूँ तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद डेप्थ जिटर है। अगर मैं डेप्थ जिटर को ज़्यादा करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो डेप्थ मुख्तलिफ आ रही है, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास ड्यूल ब्रश है, तो हम एक साथ दो ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रश हमारे पास ऑलरेडी होता है जो हमने लिया होता है, और एक ब्रश हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे तो हम एक साथ दो ब्रश यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अभी इसमें से ब्रश नहीं लिया, जो ब्रश मेरा पहले है वही शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं कोई दूसरा ब्रश लेती हूँ तो मेरे दो ब्रश एक साथ काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ से ये फ्लावर वाला ब्रश ले लेती हूँ। इस वक्त आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त यहाँ पे साइज़ ज़्यादा है तो मेरे फ्लावर यहाँ पे कम आ रहे हैं। मैं साइज़ को छोटा करूँगी तो उतने एरिया में मेरे ज़्यादा फ्लावर आएंगे और आपको ज़्यादा वाज़िया नज़र आने लगेगा फ़र्क। अब ये देखें, ये मेरे फ्लावर की साइजिंग है। उसके बाद अगर मैं इनकी स्पेसिंग को ज़्यादा करती हूँ और स्पेसिंग को ज़्यादा करने के बाद नीचे आप इनको स्कैटर करना चाहें तो आप स्कैटर कर सकते हैं। इनके काउंट को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं इसके साइज़ को मज़ीद बड़ा कर देती हूँ। और बड़ा करने के बाद अब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, मेरे दो ब्रश एक साथ चल रहे हैं। एक मेरा सॉफ्ट राउंड ब्रश है और उसके साथ साथ ये फ्लावर वाला ब्रश है जो कि साथ साथ चल रहे हैं। मैं दोबारा यहाँ से फिट स्क्रीन कर देती हूँ और यहाँ से दोबारा ब्रश टूल ले लूँगी और इनको डिलीट कर देती हूँ। तो अगर आप यहाँ से स्कैटर ज़्यादा करते हैं तो ये स्कैटर होके आएंगे। आप यहाँ से काउंट ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं। अगर मैं काउंट कम करती हूँ और उसके बाद मैं स्कैटर करूँ तो ये कुछ इस तरह से ब्रश के अंदर स्कैटर हो रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कलर डायनामिक है, तो मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। तो कलर डायनामिक को बताने से पहले मैं वापस ब्रश टिप पे आ जाती हूँ। ब्रश टिप पे आकर मैं यहाँ से ये हार्ड ब्रश ले लेती हूँ।
हार्ड ब्रश लेने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा कम करूंगी, इसकी स्पेसिंग को मैं यहाँ से ज्यादा कर देती हूँ। स्पेसिंग को ज्यादा करने के बाद मैं कलर डायनेमिक पे आ जाऊंगी। अब यहाँ पे फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड जिटर है। अगर आप इसको ज्यादा करते हैं तो आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो कलर होगा ये उनको रैंडमली अप्लाई कर रहा होगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर टिप पे आपको चेक लगाना होगा। अगर आप यहाँ पे चेक नहीं लगाते तो ये अप्लाई नहीं होता। मैं यहाँ से इसको ज्यादा कर देती हूँ। फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड जिटर को मैंने ज्यादा कर दिया। उसके बाद अप्लाई पर टिप पे मैंने चेक नहीं लगाया हुआ और मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास एक ही कलर आ रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट ये वाला कलर नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी इसमें मिक्स हो रहा है, इसका शेड थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब मैं अप्लाई पर टिप पे चेक लगा कर यहाँ पर अगर ड्रैग करती हूँ तो इन दोनों के दरमियान जो मुख्तलिफ शेड आते हैं ये उनके दरमियान वेरी करता है। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा करके दोबारा आपको ड्रैग करके दिखाऊं। जो इन दोनों के दरमियान शेड आते हैं ये उनके दरमियान वेरी कर रहा है। कहीं पे तो ये एग्जैक्ट यही शेड अप्लाई करेगा और कहीं पे इनको मिक्सिंग करेगा। उसके बाद ह्यू जिटर है। अगर आप ह्यू जिटर को ज्यादा करते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं तो ये इसमें मजीद कलर ऐड करेगा। यहाँ पे कौन से कलर हैं उससे हट कर ये मुख्तलिफ कलर अप्लाई करता है। अब जैसे जैसे ड्रैग करेंगे डिफरेंट कलर आपके पास आएंगे। उसके बाद सैचुरेशन जिटर है। अगर मैं सैचुरेशन जिटर को ज्यादा करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर कलर अप्लाई करूँ तो कलर कुछ इस तरह से आ जाते हैं। अगर मैं सैचुरेशन जिटर को कम करती हूँ तो कलर इस तरह से आ रहे होते हैं। मैं सैचुरेशन को मजीद ज्यादा कर देती हूँ और दोबारा यहाँ पे अप्लाई करूँ तो आप देखें कलर मजीद ब्राइट आ रहे हैं। यहाँ जो पर्पल कलर आ रहा है और यहाँ पे जो कलर नजर आ रहा है ये उससे ज्यादा ब्राइट है। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मेरे कैनवस में मजीद जगह नहीं है। और उसके बाद ब्राइटनेस जिटर है। तो अगर ब्राइटनेस जिटर को आप अप्लाई करते हैं और मैं यहाँ से ह्यू जिटर को भी 0 कर देती हूँ, सैचुरेशन जिटर को भी 0 कर देती हूँ और अप्लाई पर टिप पे से भी चेक हटा कर यहाँ से फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड जिटर को भी 0 कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से ब्राइटनेस जिटर को ज्यादा करूंगी और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करती हूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं अप्लाई करती हूँ इसकी ब्राइटनेस में फर्क आता है। कहीं पे ये कलर कम ब्राइट और कहीं पे ज्यादा ब्राइट होगा। अगर ब्राइटनेस जिटर को कम करती हूँ तो आप देखें ओरिजिनल कलर मेरे पास आने लगता है और अगर ब्राइटनेस जिटर को ज्यादा करती हूँ तो कलर मुख्तलिफ आता है। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से ब्राइटनेस जिटर को भी 0 कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्योरिटी है। अगर मैं प्योरिटी को कम करती हूँ तो मेरे पास ग्रे शेड कलर्स आने लगते हैं। आप देखें अगर मैं प्योरिटी को ज्यादा करूंगी तो मेरे पास कलर आएंगे। अगर मैं प्योरिटी को 100% करती हूँ तो वही कलर मेरे पास एक्स्ट्रा ब्राइट होके आ रहा होता है। इस कलर शेड में और इस कलर शेड में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। और अगर मैं प्योरिटी को कम करूंगी तो मेरे पास ग्रे कलर आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रांसफॉर्म है। मैं इन शेप को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और इस ऑप्शन पे आऊंगी। यहाँ से मैं चेक हटा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपेसिटी जिटर है। अगर आप ओपेसिटी जिटर को ज्यादा करते हैं तो कलर की ओपेसिटी कम होगी। कहीं पे आपका कलर ट्रांसपेरेंट होगा और कहीं पे आपका कलर ज्यादा डेंस होगा। इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं यहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके कलर फिल कर दूंगी। कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ पर एक और न्यू लेयर ले लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज करके यहाँ पर रेड कलर लेकर यहाँ से ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से ओपेसिटी जिटर को ज्यादा करूंगी। ज्यादा करने के बाद मैं ब्रश के साइज को भी बड़ा कर देती हूँ। अब आप देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ किसी सर्कल की ओपेसिटी कम किसी की ज्यादा है। अगर मैं मजीद आपको यहाँ से अपनी लेयर को ऑफ करके दिखाऊं तो आप देखें इन सर्कल के पीछे से आपको ये ट्रांसपेरेंट ग्रिड नजर नहीं आ रही। कहीं से आपको ट्रांसपेरेंट ग्रिड ज्यादा और कहीं पे कम नजर आ रही है। मैं इसके साइज को मजीद बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप देखें ये बिल्कुल ओपेक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी और इसकी ट्रांसपेरेंसी में फर्क आ रहा है। मैं इनको डिलीट करती हूँ और यहाँ से इन लेयर को वापस शो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ओपेसिटी को वापस 0 कर देती हूँ और उसके बाद फ्लो जिटर है। तो यहाँ से आप इसके फ्लो को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फ्लो जिटर को ज्यादा करती हूँ और ज्यादा करने के बाद मैं यहाँ पर ड्रैग करूं तो आप देखें कहीं पे कलर का फ्लो ज्यादा है और कहीं पे कलर का फ्लो कम है।
उसके बाद ट्रांसफॉर्म में नीचे कुछ ऑप्शन आपको ग्रे नजर आ रहे हैं, वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं ये ग्राफिक टैबलेट के साथ यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज करेंगे तो ये ऑप्शन शो हो जाएंगे और आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रश पोज, नॉइस, वेटेज, बिल्डअप, स्मूथिंग और प्रोटेक्ट टेक्सचर के ऑप्शन रह गए हैं और उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो बकाया ऑप्शन है इनको मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो बकाया ऑप्शन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।